हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज इकोनॉमिक्स की क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। और जब भी हम किसी की शुरुआत करते हैं तो इंट्रोडक्शन से करते हैं कि वो क्या है, किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से काम करता है, बेसिक चीज़ों को लेते हैं। और आज हम उसकी शुरुआत उसी प्रकार से लेंगे। जो अर्थशास्त्र है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ्स के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हम सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हैं, जिस प्रकार से भी काम करते हैं, वो सब कुछ इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा है। हम मार्केट से सामान लेने जाते हैं, जो कुछ भी करने जाते हैं, या अपने लाइफ के लिए कुछ सेविंग्स करते हैं, सब इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर मैं इकोनॉमिक्स को आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दूं कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ओनली द ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस in such a manner that we get maximum profit out of limited resources। हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका इस प्रकार से प्रयोग या दोहन कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, यही वास्तविकता में अर्थशास्त्र है। यह आप जानते ही होंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी देश, राज्य, शहर ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। लेकिन वो अपने पास जो भी सामान की कमियां हैं, जो भी उसके संसाधन उसके पास कम है, उसको वो किस प्रकार से उसको अपने अन्य साधनों के साथ उसको प्रयोग करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है, और अन्य देशों से किस प्रकार से वो आयात निर्यात करता है, यही वास्तविकता में अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स। वृहद अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि जब हम पूरे देश, पूरे समाज, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक साथ लेकर चलते हैं, वो कहलाता है हमारा वृहद मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म को मैंने बताया कि सूक्ष्म को हम इस प्रकार से लेते हैं कि जब हम एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की मांग, एक व्यक्ति की आपूर्ति को हम लेते हैं, तब ये माइक्रो या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हिस्सा बनता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो आधुनिक जो इकोनॉमिक्स है, आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। इनको जो है हम वर्तमान आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक के रूप में मानते हैं। जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में मैं बता दूं, हम आपको इसमें लेते हैं हम किसी भी देश की जीडीपी। हम जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कि ये सब क्या होता है। जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये हम लेते हैं वृहद अर्थशास्त्र का हिस्सा बनता है। या हम बात करते हैं बजट, बैंकिंग सिस्टम, हम बात करते हैं विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड। जब हम ये चीजें लेते हैं तब ये बनता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की, एक व्यक्ति की डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल मार्केट, बाजार, जब ये सब चीजें लेते हैं तब हम इसको बात करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि ये बात समझ लीजिएगा, जब हम इंडिविजुअल की डिमांड लेते हैं तो वो माइक्रो बन गया, और जब हमने हजारों लोगों की डिमांड को आपस में जोड़ दिया तो उससे क्या बना, उससे किसी देश की अर्थव्यवस्था बनी, दैट इज बिकम्स अवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम एक चीज की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, कितने भागों में बांटी जाती है, किस प्रकार के इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम अर्थव्यवस्था को कई भागों में बांटते हैं, जिसमें हम सबसे पहले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जो बांटा जाता है उस देश की व्यवस्था के अनुसार बांटा जाता है, उस देश के क्षेत्र के अनुसार बांटा जाता है। पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एज पर सेक्टर वाइज, क्षेत्रानुसार अर्थव्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। याद रखिएगा, क्षेत्र वाइज अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज किसी भी देश की इकोनॉमी को हम हमेशा तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, फिर दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, फिर हमारा आता है टर्शरी सेक्टर, तीसरा फिर हमारा आता है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम लेते हैं हमारे जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, खेती, एग्रीकल्चर, फिर हम लेते हैं इसके अंदर लेते हैं प्लस उसकी सहायक यानी कि एलाइड, प्लस रॉ मटेरियल, कच्चा माल, यानी कि जिससे किसी प्रकार का कुछ उत्पादन हो सके, दैट इज कॉल्ड आवर प्राइमरी। यानी कि हमने खेत में गन्ना उगाया, प्राइमरी सेक्टर। हमने दुग्ध पालन किया, मछली पालन किया, हमने या कुछ और प्रकार से जो है हमने खेती से संबंधित जो है कार्य किए, वो सब के सब हमारे किसमें बनते हैं? प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा बनते हैं, या रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिससे हम किसी चीज का उत्पादन कर सके, वो बनता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जो कुछ उत्पादन हो वो बन जाता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। यानी कि कच्चे माल से हम जिस चीज का उत्पादन करें वो बन जाता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। जैसे हम बात करें प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब हम उत्पादन करते हैं फिर हम क्या करते हैं? उस सामान को बाजार में बेचते हैं, तब वो या हमने कोई और किसी अन्य प्रकार का कार्य किया जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता है, वो किस में आ जाएगा? हमारा तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। दैट इज हम इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमने खेत में गन्ना उगाया, प्राथमिक क्षेत्र, गन्ने से चीनी बनाई, द्वितीयक क्षेत्र, और उस चीनी को हमने बाजार में बेचा, तृतीयक क्षेत्र। या हमने कच्चा माल था हमारे पास, कच्चे माल जो हमारे पास आया, रॉ मटेरियल, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र। कच्चे माल से हमने कुछ उत्पादन किया, द्वितीयक क्षेत्र, और हमने उस द्वितीयक जो हमने पदार्थ बनाया उसको हमने बाजार में बेचा, तृतीयक क्षेत्र। या हम इसके अलावा बात कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग जो आता है वो हमारा तृतीयक सेक्टर का क्षेत्र। हम सॉफ्टवेयर बनाया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा टर्शियरी सेक्टर के अंदर, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत जो है ये हमारा आ जाता है। एक्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में भी सबसे अधिक जो हमें इनकम सोर्स प्रेजेंट करता है वो प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई देश, जब भी वो अपने विकास के प्रारंभ में होता है, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होती है। जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ता जाता है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में परिवर्तित होता जाता है, और जब द्वितीयक क्षेत्र ज्यादा बढ़ जाता है तब उससे क्या होता है? उसको बेचने का भी हमें काम करना है, तो तृतीयक क्षेत्र अपने आप ही सबसे अधिक विकसित हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत जब 1947 जब हम आजाद हुए, हम पूरी तरह से कृषि आधारित देश थे। हमारा जो मुख्य व्यवसाय था वो सब कुछ क्या था? कृषि पर आधारित था। हमारी जो मुख्य आय होती थी वो किससे होती थी? प्राथमिक क्षेत्र से होती थी। लेकिन 1947 से लेकर लगभग 1991 तक, 1991, जब हमारे वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारी जो अर्थव्यवस्था रही वो लगभग पूरी तरह से प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था रही। लेकिन 1991 के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, हमारे देश में एक नई पॉलिसी आई, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक क्षेत्र से बदलकर कहाँ आनी चाहिए थी? द्वितीयक क्षेत्र में आनी चाहिए थी। लेकिन उस समय जो थे हम बहुत अधिक आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, जिस कारण से हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम प्राथमिक सेक्टर से द्वितीयक सेक्टर को अधिक विकसित कर सकें, और पूरा विश्व जो था काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस कारण से हमने क्या किया? अपना तृतीयक सेक्टर, सर्विस सेक्टर को सबसे अधिक विकसित कर दिया। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमें जो सबसे अधिक
आय प्रदान करने वाला क्षेत्र है, हमें जो सबसे अधिक आय प्रदान करता है, दैट इज अवर सर्विस सेक्टर। लगभग हमारे देश की लगभग 59% जो आय है, 59% जो हमारी इनकम है, कहां से आती है? सर्विस सेक्टर से आती है। और सर्विस सेक्टर में भी जो सबसे अधिक हमें इनकम जनरेट करके देता है, वो देता है बैंकिंग सेक्टर। लगभग जो सेकेंडरी सेक्टर है, वहां से लगभग 29% हमारी जो इनकम आती है, वो अब सेकेंडरी सेक्टर से आती है। यानी कि करीब 88% हमारी जो आय आती है, वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर से आती है। यानी कि लगभग केवल 12% जो आय है, वो हमारी कहां से आती है? प्राथमिक क्षेत्र से आती है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार। और इसकी भी एक और खासियत है कि जो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है, वर्तमान समय में भी अगर हम बात करें, हमारे देश में जो सबसे अधिक रोजगार के अवसर हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में ही है। यानी कि हमारे देश की लगभग 60% आबादी आज भी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन हमारे को सबसे ज्यादा आय टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र से आती है। ये था इकोनॉमी का एक पार्ट कि हम इकोनॉमी को किस प्रकार से हम अलग से जो है वो लेते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हम अर्थशास्त्र को एक अलग प्रकार से भी बांटते हैं। अर्थव्यवस्था को हम दो और प्रकारों से भी बांटते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है हमारी बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जहां पर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम निर्यात भी करते हैं, और उसके साथ साथ हम आयात भी करते हैं। इसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, जहां पर आयात और निर्यात दोनों चीजें हों। दूसरी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, जहां पर किसी देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि निर्यात एवं आयात दोनों पर ही पाबंदी हो। यानी कि हम देश में ही निर्मित माल का प्रयोग करें और जो कुछ भी उत्पादन करें उसको देश के अंदर ही प्रयोग करें, देश से बाहर हम उसको भेजे ही नहीं। दैट इज कॉल्ड अवर क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी हमने कुछ देर पहले हमने बात करी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी देश ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि हर देश के पास कुछ ना कुछ प्रकार की कमी अवश्य रह जाती होगी। यानी कि बहुत सिंपल सा अर्थ है कि कोई भी देश जब आयात भी करेगा और निर्यात भी करेगा, तभी उसके देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। यानी कि कभी भी कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक देश के पास कुछ चीज अधिकतम मात्रा में है और कुछ चीज न्यूनतम मात्रा में है। जो अधिकतम मात्रा में है हम उसको निर्यात करेंगे, और जब कुछ चीज हमारे पास कमी है तो हम उसको आयात करेंगे। लेकिन एक बार के लिए हम मान लेते हैं, जबकि ये माना नहीं जा सकता है, लेकिन हम एक बार के लिए मान लें कि कोई देश बंद अर्थव्यवस्था में है, कोई एक देश ऐसा है जो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत है, तब उस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी? क्या उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, खराब होगी, बहुत खराब होगी, या बहुत अच्छी होगी? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें जो बच्चे जवाब देते हैं ज्यादा यही करके आते हैं, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था है, आयात निर्यात बंद है, यानी कि वो देश कोई अच्छा देश नहीं होगा, उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी। लेकिन जब उसके पास अपना सब कुछ प्रचुर मात्रा में होगा, यानी कि अगर बहुत सिंपल सी बात करें, वो जो देश है वो कैसा देश है? सेल्फ रिलायंस कंट्री है, यानी कि आत्मनिर्भर देश है।
यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहा होगा, ना कि खराब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दैट इज कॉल्ड द सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हम लेते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। विश्व के सभी देश खुली अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं, कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था का पालन नहीं करता है। ये हम इकोनॉमी के एक दूसरे पार्ट की तरफ हम बात करते हैं। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी को एक अन्य और क्षेत्र के अंतर्गत बांटते हैं। हम जो इकोनॉमी है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसको हम 4 और भागों में बांट देते हैं, जिसमें सबसे पहली आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कि जहां पर देश प्रॉफिट के ऊपर सोचे, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा विकसित हो, सरकार कम खर्च करे, वो कहलाती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यानी कि जहां पर लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य बन जाता है, दैट इज कॉल्ड आवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे हम बात करें अमेरिका की इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जापान की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ काम होता है, प्राइवेट सेक्टर को अधिक विकसित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आवर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरे पार्ट पर आए अगर हम, सेकेंड इज कॉल्ड आवर सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पर सरकार प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य कम कर दे, समाज के विकास के लिए ज्यादा कार्य करे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि यहां पर सरकार ने क्या किया कि अपना प्रॉफिट कम कर दिया, सारा कुछ गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया और सारे के सारे जो काम है वो सरकार ने स्वयं किए, दैट इज कॉल्ड आवर सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। वर्तमान समय में विश्व के कोई भी देश इस अर्थव्यवस्था का पालन नहीं करता, क्योंकि अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना है, प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित करना है, गवर्नमेंट ने अपना काम भी करना है, तो इसीलिए अब अधिकांश देश इस अर्थव्यवस्था से बाहर आ चुके हैं, सोशल इकोनॉमी से बाहर आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी इकोनॉमी, जो विश्व की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी कहलाती है और विश्व के अधिकांश देश इसी अर्थव्यवस्था का पालन भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि जहां पर सरकार अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे, सरकार प्राइवेट सेक्टरों को अधिकार दे कि वो अपना प्रॉफिट कमा सके, अपने लिए काम कर सके, और सरकार भी अपना काम करे, समाज कल्याण के कार्य करे। यानी कि यहाँ पर जो होता है वो काम करते हैं PPP मॉडल के ऊपर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और विश्व के वर्तमान के अधिकांश देश इसी अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं। जैसे हम बात करें अपने देश की, इंडिया मिश्रित अर्थव्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में सरकार अपना काम करती है और प्राइवेट सेक्टर्स को भी अधिकार देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपने अनुसार जो चाहे उस प्रकार का कार्य कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के नियमों के अंतर्गत, यानी कि कोई अवैध प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट कमा सकता है। अब रिलायंस की बात करें, मुकेश अंबानी न केवल भारत के बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। क्यों बन गए? क्योंकि भारत सरकार ने उनको अधिकार दिए कि वो अपना बिजनेस चला सके, अपना कार्य खुद कर सके, रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया। क्योंकि 1991 में जब हमारी नई पॉलिसी आई, जिसको हम नाम देते हैं LPG पॉलिसी, को हम पूरा आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे LPG पॉलिसी को, उसमें भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन के लिए जो थे नियम खुले किए ताकि प्राइवेट सेक्टर अपने आप को विकसित कर सके। विप्रो
ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंपनियां जो है आगे बढ़ी और उन्होंने न केवल खुद का विकास किया बल्कि देश के विकास में भी पूरा का पूरा योगदान दिया। दैट इज कॉल्ड आवर मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमारी जो चौथी अर्थव्यवस्था आती है दैट इज कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, निर्देशित अर्थव्यवस्था, यानी कि जहां पर कमांडर सुप्रीम हो, एक व्यक्ति आदेश दे और सभी को उस आदेशों का पालन करना हो। दैट इज कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया कैसा है? हमारा कमांड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का सबसे सटीक उदाहरण। किम जोंग उन वहां के राष्ट्रपति और जो नियम प्रणाली है उसको बनाने का अधिकार उनके पास है, यानी कि उनकी सत्ता के अनुसार कार्य चलेगा। सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया एक इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था जहां पर जो राजा है, जो किंग है, वो सर्वोपरि और जो है उसके अनुसार जो है सारे कार्य होते हैं। तो वर्तमान समय में हम अर्थव्यवस्थाओं को चार प्रकार से और बांट सकते हैं: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड एंड कमांड इकोनॉमी। ये मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब हम अर्थव्यवस्थाओं की बात करते हैं, अर्थव्यवस्थाओं को दो और प्रकारों से बांटा जाता है और ये एग्जाम्स में खासकर हम बात करें एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी गया है। दैट इज, अगर हम बात करें एक और अर्थव्यवस्था की, इसको हम दो और भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी जनरल इकोनॉमी, सामान्य अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है हमारी नॉमेटिक इकोनॉमी, जिसको हम नाम देते हैं आउट टू बी, क्या होना चाहिए। यानी कि जनरल इकोनॉमी बताती है कि क्या होता है, जबकि नॉमेटिक इकोनॉमी बताती है कि क्या होना चाहिए। जैसे हम बात करें, हमारी इकोनॉमी हाई होती है, कभी लो होती है, जीडीपी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। प्लस इसके अलावा बेरोजगारी दर कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। महंगाई दर भी इसी प्रकार से काम करती है और सरकार अपना काम करती है। सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखे, अर्थव्यवस्थाओं का ध्यान रखे। लेकिन नॉमेटिक अर्थशास्त्र जबकि चलती कैसे है, हमारी सामान्य अर्थव्यवस्था के अनुसार चलती है। यानी कि क्या होता है सामान्य अर्थव्यवस्था और क्या होना चाहिए हमारी होती है नॉमेटिक इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, नॉमेटिक इकोनॉमिक्स ये एक प्रकार से आइडियलिस्टिक इकोनॉमी है, एक आदर्शवादी स्थिति है जो अर्थव्यवस्थाओं में दिखाई दे ही नहीं सकती, क्योंकि कभी भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आदर्शवाद के अनुसार नहीं चल सकती, क्योंकि उस देश में कभी भी सभी व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसा नहीं हो सकता सभी व्यक्ति ईमानदार हो जाएं, अपना प्रॉफिट का जो हिस्सा है जो लोगों में बांटें। ना ही सरकार कभी ऐसा कर सकती है। अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखे। लेकिन क्या हमारी सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकती है? नहीं रख सकती, क्योंकि अगर सरकार को मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है तब उसको वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे जो लोक हित में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और यदि सरकार ऐसे कदम उठाती है जो लोक हित में नहीं है, तब क्या होगा? लोग जो है सरकार के विरुद्ध होंगे या सरकार को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। क्या कभी कोई सरकार ऐसा सोच सकती है कि हमें जनता से वोट ना मिले? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सो दैट इज द रीजन कि सरकार हमेशा सामान्य अर्थव्यवस्था को अपनाती है, ना कि आदर्शवादी अर्थव्यवस्था को। सरकार ने बोला कि हमने किसानों के लोन माफ किए। सही चीज है या गलत चीज है? देखा जाए कई बार हम सोचते हैं किसानों के हित में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन देश हित में देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि सरकार ने जो पैसा किसानों के लोन माफ करने के लिए खर्च किया, एक तो उससे मुद्रास्फीति महंगाई दर बढ़ी, प्लस इसके अलावा सरकार ने एक और निर्देश दिया एक प्रकार से कि आगे से आप किसान को बोला कि लोन मत चुकाइएगा, बाद में हम माफ कर सकते हैं।
यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक हिस्सा किया। दैट इज द रीजन कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इस प्रकार से चला करती हैं। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि किस प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं जो है चलती हैं। आज के चैप्टर में अब इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी पहचान होती है। जब भी हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, सबसे किस चीज की बात करते हैं? हम हमेशा एक ही चीज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके साथ साथ जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इन सब के ऊपर हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।